और अभी हाल ही में आपने सुना होगा कि कार्बी आंगलोंग पीस एकॉर्ड एक हुआ है। अभी कुछ दिन पहले एक कार्बी आंगलोंग पीस एकॉर्ड हुआ है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसने क्या किया है, उसने भी 3 दशकों से यानी कि 30 सालों से लगभग बहुत जबरदस्त पॉलिटिकल इशू था ये आसाम का, उसको भी खत्म कर दिया है। और एक बड़ी चीज ये हुई है कि आपने पता नहीं सुना है कि नहीं सुना है, दार्जिलिंग से जो सांसद बने हैं उनका नाम है राजू बिस्ता। और आपको हैरानी होगी ये बात जानकर कि वो राजू बिस्ता रहने वाले हैं मणिपुर के एक छोटे से गांव के रहने वाले हैं, और वो दार्जिलिंग से सांसद बने। यानी कि कितना अच्छा कोलैबोरेशन हो गया है दार्जिलिंग वाले इलाका, जो बंगाल के पास वाला इलाका, और मणिपुर और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स का 7 सिस्टर्स के बीच में, कि एक आदमी वहां का आदमी या सांसद बनता है। और ये सांसद बनना कोई छोटी घटना नहीं है, यह बहुत कुछ कहता है, ये बहुत कुछ हम इससे समझ सकते हैं और इसके मायने काफी कुछ निकलते हैं। क्योंकि एक छोटी जगह का आदमी जब वहां के सांसद बनता है तो वो अपने घर की तरफ भी देखेगा, अपने परिवार की तरफ भी देखेगा, अपने पड़ोसियों की तरफ भी देखेगा, और जितना जितना उससे हो सकेगा उसके लिए चाहे मंत्रियों से लड़ेगा, वो चाहे प्रधानमंत्री से बहस करेगा, जाके उनके सामने अपनी समस्याएं रखेगा, और उसके इलाके का विकास होगा। और ये बहुत जल्दी में हमको देखने को मिलेगा। और काफी हद तक मणिपुर के लोगों को ये फील हो रहा है, दार्जिलिंग के लोगों को भी फील हो रहा है कि उसके जो ये राजू बिस्ता के सांसद बनने के बाद, राजू बिस्ता जी के सांसद बनने के बाद से स्थितियां काफी अच्छी हुई हैं। अब हम देखेंगे कि त्रिपुरा का एक मामला अभी काफी समय से चल रहा है। सोशल मीडिया पे आपने देखा होगा, त्रिपुरा में एकदम से जबरदस्त परिवर्तन हुआ है और त्रिपुरा के लोगों की जिंदगी काफी अच्छी हो गई है। और हम पॉलिटिकल उस पे नहीं जाएंगे कि उनका पॉलिटिकल इंक्लिनेशन किसकी तरफ हुआ है, झुकाव किसकी तरफ हुआ है, लेकिन क्या अच्छा हुआ है ये जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है। और वह है, आपको बता दें, 47 के बाद तो परेशानी थी ही, लेकिन 71 में जब हमने बांग्लादेश को आजाद करा दिया था तो हमारे पास बहुत सारे मौके थे। आपको अगर आपने भारत का नक्शा उठा के देखेंगे तो त्रिपुरा जो है बांग्लादेश से लगा हुआ है, बांग्लादेश से लगा हुआ है। बांग्लादेश का एक चटगांव, जिसको पहले चितगांव इंग्लिश में बोलते थे, अब चटगांव बोलते हैं, और कई लोग चटगांव भी बोलते हैं। तो वो जो है चटगांव जो बंदरगाह है, पोर्ट है, सी पोर्ट है, वहां से त्रिपुरा के अगरतला की दूरी सिर्फ 67 किलोमीटर है। लेकिन हमारे देश में कुछ लोगों के वेस्टेड इंटरेस्ट थे, कुछ लोगों के अपने हित थे, उस कारण से जो हल्दिया का एक बंदरगाह है बंगाल का, वहां पर सामान उतरता था और वहां से लगभग 1300-1350 किलोमीटर जाना पड़ता था, ट्रकों में सामान जाता था हल्दिया के बंदरगाह से त्रिपुरा में, मेघालय में, मणिपुर में, मिजोरम में, असम में, अरुणाचल में, सब जगह। तो वो स्थितियां अब बंद हो गई हैं, क्योंकि 1300 किलोमीटर लंबा अगर सफर होगा तो सामान की कीमत बढ़ेगी, क्योंकि ट्रांसपोर्ट का खर्चा आएगा, सब होगा, तो वो कीमत जो बढ़ेगी उस कीमत को कम करने के लिए 71 के बाद से कभी किसी ने कोशिश नहीं करी। पर अभी हाल ही में एक बहुत बड़ा समझौता हुआ है बांग्लादेश सरकार और भारत की सरकार के बीच में, और उसमें चटगांव का जो ये सी पोर्ट है उसको इस्तेमाल करने की, और उससे त्रिपुरा सामान ले जाने की, उसका सामान त्रिपुरा ले जाने के लिए समझौता हुआ। अब आप देखिए वहां पे एक दो समस्या थी उसमें, कि उस सी पोर्ट से 2 नदियां, उस समुद्र से 2 नदियां जो हैं इसको अलग करती हैं, बांग्लादेश को और त्रिपुरा को। और उसमें से एक मेघना नदी है जो त्रिपुरा से निकलती है और इसमें बंगाली खाड़ी में गिरती है, और एक नदी है वो, एक नदी त्रिपुरा से निकलती है, उसका नाम है मेघना, और एक निकलती है उसका नाम है गुमती, वो बांग्लादेश की नदी है। तो ये दोनों नदियां काफी चौड़ी नदियां हैं और इनमें जो ट्रांसपोर्ट है उसका काफी अच्छी संभावनाएं हैं। पर एक समस्या थी कि गुमती तो फिर भी ठीक थी, गुमती में कोई समस्या नहीं थी, पर मेघना में कोई समस्या नहीं थी, पर गुमती में काफी गाद जमी हुई थी, जो सिल्ट होती है जो नीचे जम गई थी उस कारण से। क्योंकि जहाज जितना ऊंचा होता है पानी के उतना ही नीचे भी होता है, तो वो चल नहीं पा रहे थे। तो फिर सरकार ने बड़ा प्रोजेक्ट चलाया एक, और उस गाद को निकाला गया। और अभी हाल ही में आपको जान के खुशी होगी
कि उस जो है सितंबर 5 को पिछले साल, जबकि ये सब लॉकडाउन सारी समस्याएं चल रही थी, तो उस समय वहां पर रिवर ट्रांसपोर्ट शुरू हो गया, यानी कि चटगांव से त्रिपुरा के बीच में माल जो ढोने का काम है वो समुद्री जो जहाज होते हैं जिसको स्टीमर बोलते हैं उससे जाने लगा, और इस कारण से उसकी ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट बहुत कम हो गई। और ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट कम होने से फायदा किसको हुआ? त्रिपुरा के लोगों को हुआ। लेकिन अब इसका एक और बड़ा फायदा ये हुआ है कि अपने जो गवर्नमेंट थी त्रिपुरा के, एक बहुत यंग मुख्यमंत्री बने हैं मिस्टर विप्लव। तो उनकी एक बड़ी खासियत थी, उन्होंने क्या कहा कि उन्होंने कहा था कि मैं चुनाव जीत जाऊंगा। उनकी चुनाव मैनिफेस्टो में था कि मैं जीत जाऊंगा तो मैं त्रिपुरा को पूरे नॉर्थ ईस्ट का लॉजिस्टिक हब बनाऊंगा। लॉजिस्टिक यानी कि परिवहन का, मतलब जो भी कुछ जाएगा वो सब त्रिपुरा के थ्रू जाएगा। और यही उनके दिमाग में प्लान था कि मेघना नदी और गुमती नदी को चटगांव के बंदरगाह से जोड़ के और पूरा सामान वहां से आएगा, उस कारण से सस्ता हो जाएगा, और फिर त्रिपुरा पूरे 7 स्टेट्स को सामान बांटेगा, तो उससे वो लॉजिस्टिक हब बनेगा। और लॉजिस्टिक हब बनने का मतलब आप समझिए, हजारों लोगों को नौकरी मिलती है, हजारों लोगों को रोजगार मिलता है। बहुत सारे ट्रांसपोर्टर्स ट्रक खरीदते हैं, अपना बिजनेस करते हैं, और बहुत सारे लोग जो हैं, कोई हमाल बनता है, कोई मैनेजर बनता है, कोई ड्राइवर होता है, कोई क्लीनर होता है, और कोई बड़ा व्यापारी होता है, कोई छोटा व्यापारी होता है, कोई ऑफिसर होता है। ऐसे बहुत सारे लोगों को रोजगार मिलता है, और वही उसमें हुआ। इस कारण से एकदम से त्रिपुरा की बिल्कुल दशा बदल गई, और त्रिपुरा के लोगों की को जब प्रॉफिट होने लगी तो त्रिपुरा के लोग एकदम से उनको इतना अच्छा लगा कि जो पिछले 100 सालों में उनका कभी ध्यान नहीं रखा गया, वो इस एक छोटे से डिसीजन से कि चटगांव में सामान आएगा और मेघना और गोमती नदी के माध्यम से उसको ऊपर पहुंचाया जाएगा त्रिपुरा में, सिर्फ इतने से एक डिसीजन से 2 सरकारों के बीच का डिसीजन था, और एक सरकार का बड़ा इनिशिएटिव था उसमें, और एक यंग मुख्यमंत्री जिसकी उम्र कुछ भी नहीं है आज, बिल्कुल ही यंग है, उनका ये सपना था और वो सपना साकार हुआ। उससे त्रिपुरा जो है आज लॉजिस्टिक हब बन गया है, और बहुत ही अच्छी स्थिति में पहुंच गए हैं त्रिपुरा के लोग। अब हम चूंकि अपना समय की सीमा होती है, तो अब हम बहुत ज्यादा इसको लंबा नहीं खींचते हुए, अब नॉर्थ ईस्ट के बारे में हमने बात की, तो पूर्वोत्तर के लोगों के वो हमारे बारे में क्या सोचते हैं, हम उनके बारे में क्या सोचते हैं, वो भी अभी पता चल जाएगा। और वो हमारे बारे में क्या सोचते हैं, दोनों चीजें आपको इस बात से पता चल जाएगी। तो अब से कुछ वर्ष पहले मिजोरम में एक बहुत करीबी फ्रेंड हैं, वो वहां पे ऑल इंडिया रेडियो के डायरेक्टर हैं, हम लोगों ने जर्नलिज्म साथ में किया हुआ है, तो उनके घर जाना हुआ। तो वहां पर क्या हुआ कि उनकी भतीजी जो थी वो लगभग 20-21 साल की थी, दिल्ली में पढ़ती थी, और दिल्ली से पढ़ाई करके ग्रेजुएशन करके वापस वहां आई हुई थी। उस समय मुलाकात हुई, और वो ऐसे ही उसने कहा, उसके चाचा ने मिलवाया कि बेटा ये अंकल जो हैं वहां से आए हैं, एमपी से आए हैं, हार्ट ऑफ इंडिया है वहां से आए हैं। तो उस बच्ची ने ऐसे ही तो कुछ नहीं बोला। फिर हमने कहा बेटा एक बात बताओ, तुम्हें आखिर व्हाट डू यू वांट फ्रॉम अस, हमसे क्या चाहती हो, हम लोग क्या सोचे तुम्हारे बारे में, हम तुम्हारे बारे में क्या कर सकते हैं। तो उस बच्ची का जो जवाब था वो ऐसे दिल को छूने वाला था कि आप भी सुनेंगे तो आपको भी लगेगा। उस बच्ची ने कहा, अंकल हमें कुछ नहीं चाहिए, आप तो बस जब हम लोगों को ना इज्जत से देख लिया करिए, जब हम नॉर्थ ईस्ट की लड़कियां आपके इलाकों से निकलती हैं, आप सिर्फ इज्जत से आप लोग देख लेंगे, आप हमको अपनी, जैसी आपकी बेटियां हैं, जैसी आपकी बहनें हैं, जैसे आपकी घर की लड़कियां हैं, वैसे ही हमको भी मानिए। उसने कहा कि इतनी शर्म आती है कि जैसे ही हम लोग किसी रास्ते से निकलते हैं, चाहे वो नागपुर हो, चाहे वो इंदौर हो, भोपाल हो, दिल्ली हो, मुंबई हो, तो हमें लोग चिंकी चिंकी बोलते हैं। और आई वॉज ऑल्सो नॉट नोइंग, हमें भी नहीं मालूम था कि ये चिंकी क्या होता है। तो उसने बताया चिंकी बहुत गलत शब्द माना जाता है, ये गलत तरह का एक बहुत ही डिग्रेडेड वर्ड है, जो दिल्ली में और मेरठ में कुछ खास तरह की महिलाओं के लिए बोला जाता है। तो वो उन्होंने कहा हमको उस नजर से लोग देखते हैं, और ये अगर आप लोग ना करें तो आप लोग की बहुत, आपसे मतलब उसका मतलब पूरी, बिकॉज आई वॉज रिप्रेजेंटिंग सेंट्रल इंडिया, तो उसने कहा कि अगर आप लोग ये ना करें तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। अब उसकी बात सुन के अगर आप में से भी कोई होते तो स्तब्ध रह जाते।
फिर हमने कहा तुम बताओ तुम्हें क्या लगता है, क्या सॉल्यूशन हो सकता है इस समस्या का, कि समस्या तुमने बताई है तो सॉल्यूशन भी तुम्हें ही बताना पड़ेगा कि सॉल्यूशन क्या हो सकता है। तो फिर उसने कहा कि सॉल्यूशन ये हो सकता है कि जितने भी न्यूज चैनल हैं वो हम लोगों को, हमारी ऐसी लड़कियों को जिनकी नाक चपटी होती है ना, और एक एक अलग तरह की एक शक्ल होती है जो नॉर्थ ईस्ट के लोगों की होती है, तो आप हम लोगों को जो है न्यूज रीडर बनाएं। हम न्यूज जब पढ़ेंगे, हमारी न्यूज हम एंकर रहेंगे न्यूज में। भाई जैसे ये रूबिका लियाकत है, वैसे ही नॉर्थ ईस्ट की लड़की कोई अगर एंकर बनती, टैलेंट की कमी तो वहां पे भी नहीं है, वो एंकर बनती है और वो जब हर दिन आपके सामने है, वो कहने लगी जब मेरी जैसी लड़की हर दिन आपको न्यूज सुनाएगी, आपको जो है बहुत अच्छी अच्छी बातें बताएगी उस चैनल पे, तो हमारी स्वीकार्यता आप लोगों में बढ़ जाएगी। और उसकी इस बात में बहुत दम थी, क्योंकि बात सही है वैसे कि अगर हम हर दिन न्यूज रीडर के तौर पे अगर उसको देखेंगे हम, तो हमारे मन में उसके प्रति एक अलग तरह का सम्मान आएगा। फिर उसने कहा इतने सारे प्रोग्राम्स होते हैं टीवी के, उसमें अलग अलग एक्ट्रेसेस होती हैं, उसमें एंकर्स होती हैं लड़कियां, उसमें हमको रखा जाए। और अगर हम लोग ये न्यूज चैनल पे आएंगे, उन सीरियल्स में आएंगे, तो ये बात पक्की है कि हमें लोग बहुत अलग नजरों से, फिर हमें कोई गलत शब्द इस्तेमाल नहीं करेगा कहीं से भी निकलेंगे, क्योंकि फिर हमारा फेस उनके लिए फेमिलियर रहेगा। अभी वो हमारा फेस फेमिलियर नहीं है। हमारे जैसे फीचर्स वाले कुछ देशों की में उल्टे सीधे कुछ काम होते हैं, तो उस कारण से जो है हम लोगों को भी उसी नजर से देखा जाता है। तो ये जो है आप लोगों से, जो भी लोग इसको इस गूगल मीट के माध्यम से और जो दूसरा प्लेटफॉर्म्स पे इस पे जुड़े हैं, इसी हमारे इस प्रोग्राम में जो बहुत सारे लोग यूनिवर्सिटी के प्लेटफॉर्म से भी जुड़े हैं, जो भी सुन रहे हैं और जो आगे इस रिकॉर्डिंग को देखेंगे सुनेंगे, तो उनसे बस यही गुजारिश है कि जो नॉर्थ ईस्ट के हमारे भाई बहन हैं, जो लोग हैं, वो भी हमारे भाई बहन हैं। जैसे हम इंदौर वाले भोपाल वालों को अपना मानते हैं, इंदौर वाले मंदसौर वालों को अपना मानते हैं, तो वैसे ही मणिपुर वाले भी, आइजॉल वाले भी, शिलोंग वाले भी, अगरतला वाले भी और ईटानगर वाले भी और गुवाहाटी वाले भी आपके ही भाई हैं, आपकी ही बहनें हैं। और हमें उनके साथ वैसा ही व्यवहार करना है जैसा हम चाहते हैं कि हमारे साथ दूसरे लोग करें। तो ये पूरा हमने समस्या भी देखी, हमने डेवलपमेंट भी देखा और एक बड़ा इशू भी देखा। इसी के साथ आज का जो ये अपना व्याख्यान है, इसको अपन यहीं पे समाप्त करते हैं। अब आप में से किसी का कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं। धन्यवाद। जी सर, मैं ये पूछना चाह रहा था जी कि जो अभी आसाम और मिजोरम के बीच जो एक बहुत बड़ा क्लैश हुआ जी। आसाम एक्चुअली सारे स्टेट्स, जितने भी 7 सिस्टर्स हैं, उनके सबके सीमाओं को जो है वो साझा करता है जी। तो ये जो क्लैश होते हैं बीच बीच में इन स्टेट्स, छोटे छोटे स्टेट्स के बीच में, जी तो कहीं ना कहीं वो भी एक इनके डेवलपमेंट के लिए एक प्रकार से बैरियर्स का काम करते हैं। जी। नहीं तो इसमें एक समस्या ये है अनिकेत जी कि जो स्थितियां बहुत अच्छी हो रही हैं, लेकिन जो मिशनरीज वहां घुसे हुए हैं वो कार्बी एंगलोंग पीस एकॉर्ड वही है। तो अब आप देखिए, उसके अलावा जो नागा और कुकी लोगों के झगड़े हैं, मतलब आप सोचिए एक एक रात में 1,000 लोगों को मार दिया जाता है, काट दिया जाता है, ऐसे दंगे होते हैं वहां पर। तो उस दंगों को रोकने के लिए ही सरकारें प्रतिबद्ध हैं। अब जो अभी हेमंत बिश्वा शर्मा जो वहां पर मुख्यमंत्री हैं आसाम में, वो जो है वो एक बहुत ही प्रोएक्टिव इंसान है और वैसा मुख्यमंत्री जो है नॉर्थ ईस्ट में आज तक नहीं आया है। वैसे ही जो विप्लव आए हैं, विप्लव दास जो त्रिपुरा में आए हैं, ये भी जबरदस्त हैं। तो ये सब लोग मिलकर अब इसी पे ध्यान दे रहे हैं, क्योंकि देखिए अपने यहाँ भी आप देखिए टंटिया मामा का जो प्रोग्राम कल होना है, उसको कैसे बिगाड़ा जाए, उसके लिए बहुत सारे जो पॉलिटिकल छोटी छोटी आउटफिट्स हैं उसको बिगाड़ने में लगी हुई है। तो हमारे यहाँ तो सब कुछ कंट्रोल में है। हमारे यहाँ तो कलेक्टर और एसपी की इतनी चलती है, एक वो तो ठीक है, एक थाना प्रभारी जो है उनको सुधार सकता है, लेकिन वहां की स्थितियां ऐसी नहीं है। वहां ज्योग्राफिकल सिचुएशन भी ऐसी है, सोशल सिचुएशन भी अलग है। इस कारण से उस तरह के लोग सफल हो जाते हैं, और वो सफल ना हो इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट यही है कि धीरे धीरे करके वो लोग जागरूक होंगे। और जिस तरह से सरकारें काम कर रही हैं, भगवान ने चाहा तो अगले साल 2 साल में वहां बिल्कुल लड़ाइयां खत्म हो जाएंगी। जी थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर।
अब अनिकेत जी, जो अपना आज का कार्यक्रम है इसका धन्यवाद ज्ञापन भी कर दीजिए, तो अपन इसका विधिवत समापन करें। आज हमें बाहर के लिए भी निकलना है थोड़ी देर में बस। जी सर, सबसे पहले सर ब्राउज के सारे एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स और टीचर्स, प्रोफेसर्स और हर बार की तरह कुलपति महोदय, कुलसचिव महोदय और सभी टेक्निकल स्टाफ मेंबर्स का भी हृदय से हम लोग आभारी रहेंगे ही रहेंगे, हमेशा ही रहेंगे उनके आभारी, क्योंकि इस तरह का मंच उन्होंने दिया है कि अलग अलग विषयों पर हमें